नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2022 जो जून में होने वाली है को ध्यान में रखकर एक निःशुल्क क्रैश कोर्स का आयोजन 27 अप्रैल से किया जा रहा है। इससे संबंधित कक्षाएं 27 अप्रैल से ही प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हमारे YouTube चैनल पर लाइव आयोजित की जाएंगी। इसके माध्यम से आप पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी एसपीएसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी अन्य कंपनी को खरीदने हेतु प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के माध्यम से धन जुटाने के लिए स्थापित की गई इकाई है। अपने प्रारंभ के समय एसपीएसीज के पास कोई मौजूदा व्यवसाय संचालन नहीं होता है और न ही अधिग्रहण के लिए लक्ष्य होता है। एसपीएसी के पास अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 2 वर्ष का समय होता है, अन्यथा उसे निवेशकों को अपना धन वापस लौटाना होता है। आपको ये बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की 1, 2 और 3। एक विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी यानी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी एसपीएसी के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई वाणिज्यिक संचालन नहीं होता है और जो एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या मौजूदा कंपनी के अधिग्रहण या विलय के उद्देश्य से पूंजी जुटाने के लिए ही बनाई जाती है। एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश जिसे शॉर्ट में आईपीओ कहा जाता है, एक निजी कंपनी के शेयरों को जनता को देने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से एक कंपनी पूंजी जुटाती है। एसपीएसी को आमतौर पर निवेशक या प्रायोजकों के द्वारा किसी विशेष उद्योग या व्यावसायिक क्षेत्र में सौदों को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जाता है। अपने निर्माण के समय एसपीएसी के पास कोई मौजूदा व्यवसाय संचालन नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें ब्लैंक चेक कंपनी भी कहा जाता है। एसपीएसी के पास अधिग्रहण पूरा करने के लिए 2 साल का समय होता है, अन्यथा उन्हें निवेशकों को अपना धन वापस करना होता है। इस रूप में विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी यानी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी के संदर्भ में तीनों ही जो कथन दिए गए हैं वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। सरमत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। यह एक कनस्तर आधारित लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी मिसाइल है। यह भारत और रूस के बीच का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें 70% स्वदेशी इनपुट का प्रयोग किया गया है। आपको दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करना है। केवल 1, केवल 2, दोनों की कोई भी नहीं। सरमत जिसे R-28 सरमत के नाम से जाना जाता है, जिसको पश्चिमी देशों के द्वारा शैतान 2 नाम दिया गया है, वह वास्तव में रूस के द्वारा विकसित एक सुपर हैवी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है जिसका हाल ही में रूस के द्वारा परीक्षण किया गया है। R-28 सरमत के बारे में बताया गया है कि यह 10 या अधिक आयुध ले जाने में सक्षम है। साथ ही साथ यह 11 से 18,000 किलोमीटर की सीमा के साथ पृथ्वी के किसी भी ध्रुव पर फायरिंग करने की भी क्षमता को भी रखता है। यह पश्चिमी शक्तियों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के जमीन और उपग्रह आधारित रडार ट्रैकिंग सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करने जा रही है। सरमत पहली रूसी मिसाइल ऐसी होने वाली है जो छोटे हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वाहनों को भी ले जा सकती है। इसका जो नाम है वह है खानाबदोश जनजातियों के नाम पर रखा गया है जो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में वर्तमान दक्षिणी रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान के स्टेपी मैदानों में विचरण किया करते थे। इनको घुड़सवारी और युद्ध में भी अत्यंत विकसित
माना जाता था। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि R28 सरमत आईसीबीएम रूस की पिछली आईसीबीएम जिसका नाम R36M वोयवोदा था और नाटो द्वारा जिसे शैतान नाम दिया गया था, उससे R28 सरमत आईसीबीएम अधिक घातक होने जा रही है, जो वर्तमान में रूस की सेवा में आने वाली है। इस रूप में आप देख सकते हैं कि दोनों ही कथन सही नहीं है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिससे परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यूरोपा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है या है? बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल के किसी भी ठोस पिंड की सबसे चिकनी सतह यूरोपा पर पाई जाती है। आपको सही विकल्प का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई भी नहीं। यूरोपा के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यूरोपा बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे छोटा है। यह सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। आपको ये ध्यान रखना है कि गैलीलियन चंद्रमा या गैलीलियन उपग्रह बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमा हैं, जिनमें आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो महत्वपूर्ण है। इसमें गैनीमेड के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि यह है सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। यूरोपा में सौर मंडल में किसी भी ज्ञात ठोस ऑब्जेक्ट की तुलना में सबसे चिकनी सतह देखी गई है और इसकी सतह की चिकनाई ने इस परिकल्पना को भी जन्म दिया है कि सतह के नीचे एक जल महासागर मौजूद है, जो संभवतः अलौकिक जीवन को आश्रय दे सकता है। चूंकि हमें इसके संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी थी, इसलिए पहला जो कथन है वह हमारा गलत है, दूसरा जो कथन है वह हमारा सही है और इस रूप में हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अपने एक नए शोध में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने कहा है कि बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर डबल रिजेस नामक संरचनाओं के नीचे पानी की बहुतायत हो सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह डबल रिजेस संरचनाएं ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों पर देखी गई संरचनाओं के समान हैं, जो जल की ऊपरी सतह पर ही निर्मित होती हैं। इसके चलते यूरोपा पर जीवन की संभावना को लेकर काफी बल प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? इस पेंशन योजना की पात्रता के लिए भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो और उसका बैंक या डाकघर में खाता होना जरूरी है। अटल पेंशन योजना में किया जाने वाला योगदान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के समान कर लाभ के लिए पात्र है। यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित है, जो आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन है। आपको सही विकल्प का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन की एक, दो और तीन। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान करता है। यह योजना 9 मई 2015 को सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए के द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के तहत काम करता है। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है, लेकिन जो उसकी आयु है वह 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इसमें योगदान का स्तर अलग अलग होगा। यह कम होगा यदि कोई इसमें जल्दी शामिल होता है और यदि वह देर से शामिल होता है तो योगदान राशि बढ़ जाती है। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखेंगे कि अटल पेंशन योजना में किया जाने वाला योगदान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के समान कर लाभ के लिए पात्र होता है। इस रूप में आप देख सकते हैं पहला विकल्प हमारा सही नहीं है,
तीसरा भी विकल्प हमारा सही नहीं है, केवल दूसरा विकल्प हमारा सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि मार्च 2022 तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 4 करोड़ को पार कर गया है। इसमें सभी श्रेणियों के बैंकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई है, लेकिन 70% से अधिक नामांकन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा ही देखा गया है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2021 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, चुनी हुई सरकार की शक्तियों का पृथक्करण। इसके संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान होता है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत राज व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक कार्यों के विभाजन पर जोर देता है। यह अलगाव सरकार के द्वारा मनमानी ज्यादतियों की संभावना को कम करता है, क्योंकि तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन के रूप में कार्य करते हैं और इसलिए तीनों अंगों में से कोई भी अन्य अंगों के आवश्यक कार्यों को हड़प नहीं सकता है। यह सीमांकन सरकार की किसी भी शाखा के द्वारा अत्यधिक शक्ति के संकेंद्रण को भी रोक देता है। इस प्रकार यह लोकतंत्र में लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। इस रूप में आप समझ सकते हैं हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे फिनक्लूवेशन के बारे में, जो आज के पत्र सूचना कार्यालय में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनक्लूवेशन लॉन्च किया है। फिनक्लूवेशन वित्तीय समावेशन के लिए सह निर्माण और समाधान खोजने का प्रयास है, जिसके लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक संयुक्त पहल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। ये पहल भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। अपनी तरह की पहली उद्योग पहल फिनक्लूवेशन वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्टअप समुदाय को जुटाने के लिए एक शक्तिशाली मंच तैयार करेगी और फिनक्लूवेशन भाग लेने वाले स्टार्टअप के साथ समावेशी वित्तीय समाधान बनाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक स्थायी मंच भी होने जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डाक विभाग सामूहिक रूप से डाकघर के माध्यम से करीब 43 करोड़ ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह 4 लाख से अधिक डाकघर कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों के साथ दुनिया के सबसे बड़े और भरोसेमंद डाक नेटवर्कों में से एक भी कहा जाता है। यदि हम फिनक्लूवेशन के फायदों के बारे में बात करें तो फिनक्लूवेशन ग्राहकों के लिए सहज और अनुरूप उत्पादों, सेवाओं में भाग लेने, विचार करने, विकसित करने और बाजार में आने के लिए स्टार्टअप को शामिल करेगा। यह स्टार्टअप्स को क्रेडिटाइजेशन, डिजिटाइजेशन आदि से संबंधित समाधान विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा, ताकि सबको ऋण की प्राप्ति की जा सके और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में भी कार्य किया जा सके। इसके अलावा फिनक्लूवेशन उपभोक्ताओं की विविध और जटिल जरूरतों को सहानुभूतिपूर्ण उत्पाद डिजाइन और उपयोगकर्ताओं के बीच तेजी से प्रोटोटाइप के माध्यम से पूरा करने में भी मदद कर सकता है। इसके माध्यम से भारत के लिए प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय समाधान विकसित करने में भी मदद मिल सकती है। फिनक्लूवेशन स्टार्टअप्स को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डाक विभाग विशेषज्ञों के साथ समाधान विकसित करने और डाक नेटवर्क इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रौद्योगिकी स्टैक का प्रयोग करके पायलट योजनाओं आदि का भी संचालन करने की अनुमति देने जा रहा है। यदि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे 1 सितंबर 2018 को डाक विभाग संचार मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ लॉन्च किया गया था। इस बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मूल उद्देश्य बैंक रहित और कम बैंकिंग वाले लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना है तथा 1,60,000 से अधिक डाकघरों, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 1,45,000 है, और 4 लाख डाक कर्मचारियों वाले नेटवर्क का लाभ उठाकर अंतिम मील तक पहुंचना है। इस प्रकार से फिनक्लुएशन के माध्यम से इंडिया पोस्ट और डाक विभाग वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।